नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। जून 2015 में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने मीडिया से एक सवाल के जवाब में कहा था कि ये एनडीए की सरकार है और इसमें इस्तीफे नहीं सौंपे जाते। एक वो वक्त था और एक आज का दौर है। सरकार से पूछा जा रहा है कि और कितने इस्तीफे होंगे साहब। 28 जनवरी को सांख्यिकी आयोग के भी 2 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले आरबीआई के गवर्नर का इस्तीफा तो याद होगा ही आपको। बात सिर्फ इस्तीफे की नहीं है, बात इन इस्तीफे से उठे सवालों से भी जुड़े हैं। आरबीआई की तरह ही सांख्यिकी आयोग भी एक स्वायत्त संस्था है जो देश के विकास और बेरोजगारी जैसे अहम मसलों पर स्वतंत्र रूप से सर्वे करती है और आंकड़े जारी करती है। इस्तीफे के बाद सांख्यिकी आयोग के एक्टिंग चेयरपर्सन और सदस्य ने सरकार पर जो आरोप लगाए हैं वो भी बेहद गंभीर हैं। पीसी मोहनन का कहना है कि सरकार आयोग के कामकाज में दखल दे रही है और पिछले साल के बेरोजगारी के आंकड़ों को जारी करने से रोक रही है। यहां तक कि जीडीपी विकास दर के जो फाइनल आंकड़े हैं वो भी उन्हें बाईपास करके जारी किए गए हैं। ये इस तरह के आरोप हैं जिसको आप हल्के में नहीं ले सकते, इसे आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकते, खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि ये वही सरकार है जो दावा करती रही है कि वो 2 करोड़ रोजगार के अवसर मौके मुहैया कराएगी। और उसके बरक्स जब ये आरोप लगता है कि जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं सरकार उसे जारी करने में हिचकिचा रही है, तो एक स्वाभाविक सा एक सवाल उठ खड़ा होता है कि आखिर क्या है जिसे सरकार आपसे और हमसे छुपा रही है। उन आंकड़ों में ऐसा क्या है जो सार्वजनिक नहीं करना चाहती, पब्लिश नहीं करना चाहती है सरकार। इसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि जीडीपी के भी जो आंकड़े जारी किए गए, अंतिम आंकड़े जारी किए गए, उसमें भी उन्हें बाईपास किया गया। तो जिस तरीके से पिछली बार ये आरोप लगे थे कि जीडीपी के फर्जी आंकड़े पेश कर रही है सरकार, क्या उन आरोपों में दम था? ये सवाल एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि सरकार अगर एक ऐसी संस्था जो कि स्वायत्त संस्था, संवैधानिक संस्था है, उसे अगर बाईपास कर अगर एक आंकड़े जारी कर रही है, तो इसका मतलब जरूर है कि सरकार कुछ तो है जो या तो छुपा रही है या असलियत कुछ और है और बता कुछ और रही है। इन सवालों को इस तरीके से भी देखिए कि इसके पहले आपको याद होगा कि इससे पहले आरबीआई के गवर्नर ने भी, रघुराम राजन ने भी एक तरीके से सरकार के आंकड़ों में फेरबदल करने की जो नीयत है या उसकी जो कोशिश है उसको कटघरे में खड़ा किया था। 2016 में रघुराम राजन ने यह साफ तौर पे कहा था कि जिस तरीके से जीडीपी के आंकड़े जारी करने में सरकार ने जो बेस ईयर है उसको उन्होंने बदल दिया है। 2004-05 की जगह उन्होंने 11-12 के को बेस मान करके जो आंकड़ों को कैलकुलेट किया है, उससे जीडीपी के आंकड़ों में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है और इससे अर्थव्यवस्था को लेकर एक सही समझ विकसित करने में उन्हें दिक्कत होती है और आरबीआई के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से सरकार ने अचानक से 2004-05 की जगह 2011-12 को बेस ईयर मानकर और जीडीपी को कैलकुलेट किया, उससे 2015 की जीडीपी की विकास दर 5.5% से बढ़कर 7.3% हो गई। असल में जो पहले 5.5% दिखाई दे रही थी, अब वो अचानक से 7.3% हो गई। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके से आंकड़ों की बाजीगरी सरकार के परफॉर्मेंस के लिए, या यूं कहें कि उसके पोस्टर्स के लिए, उसके रैलियों के लिए, उसके होर्डिंग्स के लिए तो अच्छा मसाला जरूर जुटा लेते हैं, लेकिन इससे आपकी और हमारी जिंदगी में कोई अच्छा फर्क नहीं पड़ता, कोई बदलाव, कोई बेहतरी नहीं आती है। इस बात को समझने की जरूरत है। अब एक बार फिर से जब यही सब सवाल उठने लगे हैं, तो इन सब सवालों को समझना जरूरी है कि जो आरोप लगाए गए हैं उसके पीछे की हकीकत क्या है और आखिर क्यों सरकार पिछले 2 साल से बेरोजगारी के आंकड़े नहीं जारी कर रही है। हमारे साथ जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं, एक बार पहले परिचय करा देते हैं आपसे, फिर उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। गिरिजा शंकर गुप्ता बीजेपी से हैं, प्रोफेसर सुधीर पवार हैं समाजवादी पार्टी से, रफत फातिमा कांग्रेस से हैं, इसके अलावा विजय उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार, प्रोफेसर ए.पी. तिवारी अर्थशास्त्री और एस.के. द्विवेदी पूर्व आईएएस अधिकारी, ये सब हमारे साथ जुड़े हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गिरिजा शंकर गुप्ता, क्यों सरकार आंकड़ों को छुपाना चाहती है? क्यों सरकार बेरोजगारी के आंकड़ों को जारी करने से हिचकिचा रही है? क्या है उन आंकड़ों में
कहीं सरकार की पोल तो नहीं खुल रही है उनमें, ये डर तो नहीं है सरकार को जिसकी वजह से इन आंकड़ों को जारी करने से सरकार परहेज कर रही है? नहीं, ये किस बेस पे आप कह रहे हैं? अगर सांख्यिकी विभाग के जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है, अगर वहां से विषय उठा रहे हैं तो उसके फिर पीछे और जाना पड़ेगा। देखिए, रोजगार देने के विषय पे भारत सरकार संजीदा रही है और लगातार काम कर रही है। केवल मुद्रा बैंक की योजना के तहत 11 करोड़ 65 लाख लोगों को लोन दिया गया, उससे लोगों को रोजगार मिला। और जो अलग जो साधन रहे, प्राइवेट नौकरियों में लोगों को नौकरियां मिली, इस देश का जो है अर्थव्यवस्था में सुधार आया है। जो विश्व की अर्थव्यवस्था थी उसमें 9वें स्थान पे जो भारत था वो घट के 6ठे पे आया, हम 6ठे पे आ गए। तो वो स्थान हमने हासिल किया है। केवल 5 लोग ही हमसे नंबर 1 पे है, बाकी 6ठे पे मैं आ गया हूँ, 9वें पे भारत था। तो जो अर्थव्यवस्था में जो सुधार हुआ है उससे भी करोड़ों लोगों को रोजगार प्राप्त हुए हैं। दूसरा, जो नौकरियों के क्षेत्र में है उसमें भी हमने बढ़ोतरी की है। प्रदेशों में जो सरकारें चल रही हैं उनमें भी नौकरियों की बढ़ोतरी की है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार में लगभग 2 लाख नौकरियां निकाली गई। ये सारी बातें तो हवाई है ना गिरिजा शंकर गुप्ता। जब तक आप इसके आंकड़े जारी नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी स्वायत्त एजेंसी या कोई ऑटोनॉमस बॉडी इसकी पड़ताल करके इसका सर्वे करके और ऑथेंटिक तरीके से ये बात अगर नहीं करते, इसको ऑथेंटिकेट नहीं करता है, इस पर मुहर नहीं लगाता है कि हाँ रोजगार के मौके बढ़े हैं या रोजगार लोगों को ज्यादा मिले हैं, तब तक आप जो कह रहे हैं इसका तो कोई मतलब नहीं है ना। अगर भाई इस देश में कई संस्थाएं हैं जो कि इस तरह के आंकड़े जारी करती रही है। भाई श्रम मंत्रालय भी जारी करता रहा है, ये जो एनएससी है ये भी जारी करता रहा है। अब ये सारे एनएससी को आपने आंकड़े जारी करने से मना कर दिया। और 2018 जुलाई 2018 में संतोष गंगवार ने संसद में कहा कि जो लेबर ब्यूरो है वो आंकड़े तैयार कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड और हम इसको जल्दी ही पब्लिश करेंगे। और उसके बाद फिर सरकार कह देती है, जब आंकड़े जारी करने का वक्त आता है तो आप दिसंबर में कह देते हैं कि अब जो है ये लेबर ब्यूरो अब आगे से इस तरह के आंकड़े नहीं जारी करेगा, इसकी जगह एनएसएसओ जारी करेगा। एनएसएसओ जारी करेगा, लेकिन एनएसएसओ का भी कोई आंकड़ा अभी तक नहीं आया है। तो ये 1.5-2 साल से आप क्या वजह है कि कोई अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई डेटा नहीं जारी कर रहे हैं? और उस पर जब ये आरोप लगता है आप पे कि ये आप आंकड़े छिपा रहे हैं, आंकड़े नहीं जारी करना चाहते हैं, जिन्होंने इस्तीफा दिया उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आंकड़े हैं लेकिन उन्हें जारी करने से रोक दिया गया। कहा गया कि अगले 2 क्वार्टर के जब नतीजे के जब आंकड़े आ जाएंगे उसके बाद इनको अपडेट करके जारी किया जाएगा। इसका मतलब है कि अब तक जो 2018 तक के जो आंकड़े आए हैं वो उसमें मतलब आपके सरकार के परफॉर्मेंस की पोल पट्टी खुल रही है उसमें। इसका तो सीधा मतलब है ना। देखिए ऐसा है, अलग अलग क्षेत्रों से लोग घोषित करते थे, पहले लेबर विभाग से जो है घोषित होता। तो सरकार का मंशा थी कि समग्र एक जगह से आंकड़े घोषित हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए ये काम सांख्यिकी विभाग को दिया गया था, वो सारा काम ठीक ढंग से करें। लेकिन जो पीसी मोहन जी थे ये पूर्व में चेयरमैन कांग्रेस की सरकार में रह चुके हैं और इस समय आपने 2017 में आपने इनको नियुक्त किया? नहीं नियुक्त किया, लेकिन आपने 2017 में नहीं, हम तो इसलिए नियुक्त मतलब जो आदमी आपसे सहमत नहीं हो कांग्रेस का है। नहीं, कांग्रेस समय रह चुके चेयरमैन, हम तो इसलिए नियुक्त किए थे कि एक कुछ काम करेंगे, लेकिन एक काम करने के बजाय कांग्रेस के षड्यंत्र में उस आदमी ने काम कर लिया भाई। उस आदमी का जो काम था गिरिजा शंकर गुप्ता, जिस तरीके से उस आदमी का काम था कि देश भर से आंकड़े जुटाए, उसको प्रोसेस करे उस डेटा को और उसके बाद उसकी फाइनल रिपोर्ट पब्लिश की जाए। उसका ये काम था, उस आदमी ने उस काम को किया। उसका दावा है कि हमने वो काम कर दिया, लेकिन सरकार उन आंकड़ों को पब्लिश नहीं करना चाहती है। यहाँ तक कि जीडीपी के भी जो आंकड़े हैं वो भी हमको बाईपास करके लगा रहे हैं। देखिए जो सरकार है, देखिए 60 साल इस देश में कांग्रेस सरकार रही और ज्यादातर विभागों में कांग्रेस के ही लोग बैठे हुए हैं। तो वो मोदी को हटाने के लिए क्या ये 2017 में आप उनका बैकग्राउंड चेक आपने नहीं किया था? देखिए जैसे ही सरकार 2019 में जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तब आपको उनके बैकग्राउंड का पूरा अपने लेखा जोखा लिया। जब उनको नियुक्त कर रहे थे, आप एक्टिंग चेयरमैन जब बना रहे थे, उस समय आपको इसका अंदाजा नहीं था कि वो कांग्रेस के आदमी हैं। वो बैकग्राउंड चेक करके अगर नौकरी देनी है लोगों को, अगर ये देख के करते, उनकी योग्यता के आधार पर नहीं, बैकग्राउंड चेक करना है। अगर मैं ये देख के करता तो हम जो है मुखर्जी जी को जो अपने राष्ट्रपति रहे हैं उनको भारत रत्न देते। तो फिर भारत
लेकिन आपने दे दिया मुखर्जी जी को, और यहाँ एक अधिकारी को आप कह रहे हैं क्यों कांग्रेस का है, एक अधिकारी को आप कह रहे हैं क्यों कांग्रेस का है। जब आदमी मार जाए, किसी के मत्थे पे नहीं लिखा हुआ है, हम तो ये देख के काम दिए थे, हम तो ये काम देख के दिए थे, ये अच्छा काम करेंगे, लेकिन वो विचारधारा के देश के लिए न करके काम वो किसी पार्टी के लिए काम करने लगे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं गिरिजा शंकर गुप्ता कि आप जिस आदमी पर आरोप लगा रहे हैं वो थ्रू आउट अपनी पूरी जिंदगी वो करियर स्टैटिस्टिशियन रहा है, वो पूरी तरीके से स्टैटिस्टिक्स को समर्पित आदमी, पूरी जिंदगी उसने यही काम किया है। और सुनिए मेरी बात तो सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, उस आदमी को 2017 में आपकी सरकार ने एक्टिंग चेयरपर्सन आपने नियुक्त किया, और आज जब वो आदमी आपसे सहमत नहीं है आपके कामकाज से, नहीं अवार्ड वापसी गैंग चला था, अवार्ड वापस किए थे, कोई आदमी जब आपके कामकाज से सहमत नहीं है तौर तरीके से, तो आपने उसको कह दिया कि कांग्रेसी है, वो अवार्ड वापसी गैंग का सदस्य है। मतलब ये पीड़ित गरीब व्यक्ति जब कहीं ऊंचाई पे उठता है तो हजार लोग उनके नहीं, अभी आरबीआई गवर्नर का भी इस्तीफा हुआ था, वो भी अब आपको कांग्रेसी थोड़े दिन में आप साबित कर देंगे। आप रघुराम राजन को भी कांग्रेसी साबित कर देंगे, रघुराम राजन ने आपकी सरकार के कामकाज के इसी हफ्ते भर पहले बयान आया है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के चुनिंदा 2-3 देशों से वो जब हो जाएगी तो हो जाएगी। आज स्थिति यह है, मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि आपने तो कोई आंकड़ा जारी नहीं किया, आपने नहीं जारी किया, और नहीं किया इसलिए आप सवालों के घेरे में हैं। लेकिन जो आंकड़े आए हैं वो क्या कहते हैं उसको भी सुन लीजिए ना, जो आंकड़े आए हैं उनको भी सुन लीजिए। जो आपने तो कोई आंकड़ा नहीं जारी किया, लेकिन बहुत सारी दूसरी एजेंसियां हैं जो अपने लेवल पे इंडिपेंडेंटली बहुत सारी चीजों को मॉनिटर करती रहती हैं, और उसी में से एक एजेंसी है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMI। इसके आंकड़े आए भी पिछले दिनों, और उसमें कहा गया, नहीं ठीक है मेरी बात तो सुन लीजिए, ठीक है, वो अलग तरह की वो अलग बात है। उन्होंने कहा उसके हिसाब से 2018 में 1 करोड़ 10 लाख रोजगार खत्म हुए हैं। 1 करोड़ 10 लाख रोजगार, आपने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, और ये कह रहे हैं कि 2018 में सिर्फ 1 करोड़ 10 लाख रोजगार खत्म हुए हैं। और उन्होंने इसको बाकायदा आंकड़ा उन्होंने जारी किया है कि 40 करोड़ 69 लाख रोजगार थे, जो कि घट के 39 करोड़ 70 लाख हो गए। वो कहां से आंकड़े जारी किए? उनके पास 11 करोड़ 65 लाख लोगों को मुद्रा बैंक के तहत लोन दिया गया। वो लिखा पढ़ी में फर्जी नहीं है, बैंकों ने लोन दिया, जिन व्यक्तियों को लोन दिया उनके नाम है, वो कितना लोन दिया गया ये तो 11 करोड़ 65 लाख लोग जो मुद्रा बैंक के तहत लोन पाए हैं, और उससे वो रोजगार के लिए लोन लिए हैं कि हम व्यापार करेंगे, तो उनमें से 90% लोग, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और मैं एकदम पक्के तौर पे कह सकता हूं, उसमें 90% लोग जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस थे उनको मुद्रा लोन दिए गए हैं। और आप नहीं, अगर आपको इसमें कोई शक है तो किसी भी बैंक के रिकॉर्ड में जाकर के आप सैंपल के तौर पे 5 बैंक का आप खुद सर्वे कर लीजिए गिरिजा शंकर गुप्ता, और आपको हकीकत पता लग जाएगी। और जो मुद्रा लोन जिस तरीके से जिसको प्रचारित किया गया कि ये बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करेगा, उसकी हकीकत भी हमने आपको बता दी थी। अभी आप शायद उस दिन डिबेट में नहीं थे, लेकिन हकीकत यह है कि जो आप कह रहे हैं 11 करोड़, अभी उसके पहले के जो आंकड़े होंगे मेरे पास कि 9 करोड़ 90 लाख जो मुद्रा लोन दिए गए, और 6 लाख समथिंग करोड़ रुपए उसमें दिए गए, यानी कि एवरेज जो है 47,000 रुपए का एक लोन आपने दिया। 5 लाख से ऊपर जिनको लोन दिया उनकी तादाद सिर्फ 1.3% है जितने लोगों को मुद्रा लोन मिला है। यानी कि आप सोचिए कि अब 50,000 में किस तरह का रोजगार आप पैदा कर रहे होंगे, 50,000 रुपए में किस तरह का रोजगार हो सकता है। और नहीं के लिए ही योजना थी, वो छोटे व्यापारी जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं उनको लोन दिए गए थे, उनको लोन दिए गए हैं। कोई जो ठेलिया लगाने वाला है, आप पता कर लीजिए, उसके आंकड़े भी कभी पक्के तौर पे नहीं आए हैं, तो भाई उसको लाना चाहिए। लोन देते ही नहीं थे भाई, मैं कह रहा हूं गिरिजा शंकर गुप्ता, अगर आपको इतना ही श्योर हैं कि आपने 11 करोड़ लोगों को अगर रोजगार दिया, तो आंकड़े क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं भाई? क्यों रोक दिया आपने? मैं तो एक सीधा अगर आपको लगता है कि 11 करोड़ आपने अगर रोजगार पैदा कर दिया तो लेकर आना चाहिए था वो आंकड़े। तो इसके लिए चुनाव के पहले अगर ऐसे आंकड़े आप पेश कर दे तो इससे अच्छी बात सरकार के लिए क्या हो सकती है? तो अगर एनएससी कह देता कि सरकार ने 11 करोड़ 5 साल में रोजगार पैदा किया है सिर्फ मुद्रा लोन के जरिए, तो इससे बड़ा बैनर पोस्टर लगाने के लिए आपके और क्या मौका होता। लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कुछ झोल है, इसका मतलब है कुछ झोल है ना। फरवरी में फिर घोषित करेंगे हम,
फरवरी में सब घोषित आप होंगे। नहीं घोषित करेंगे क्योंकि आपके मंत्री संसद में कह के और फिर मुकर जाते हैं। 18 जुलाई को उन्होंने कहा और उसके बाद दिसंबर में मुकर गए कि नहीं, अब जारी नहीं विभाग के लिए तो इसलिए मैं आप नहीं, ठीक है, मैं आपके पास फिर से आऊंगा, करके तब घोषित किए मैं फिर आऊंगा। ये मंत्रालय घोषित 1.5 साल से इकट्ठा कर रहे हैं हर साल। भाई ऐसी कौन सी रिपोर्ट बना रहे हैं कि जो पहले की सारी सरकारें हर साल जारी करती थी, आपको अब की जारी करने में 1.5-2 साल लग जा रहे हैं, तो ये भी समझने वाली बात है। खैर, सुधीर पवार, रोजगार का मामला है और सरकार आंकड़े नहीं जारी कर रही, लेकिन कह रही है कि हमने जितना रोजगार दिया उतना किसी ने नहीं दिया। देखिए, इस देश में जो डेमोक्रेसी है, जनतंत्र है, वो खाली चुनाव से नहीं चलता। वो जो संविधान ने कुछ संवैधानिक संस्थाएं बनाई जो स्वायत्त हैं, उनसे चलता है। और भाजपा की जब से सरकार आई शायद तब से उन पर हमला है और उनके लोग छोड़ के जा रहे। जैसा अभी हमारे मित्र बता रहे थे, भाजपा से जो मेंबर थे वो स्टैटिस्टिकल सर्विस से सेलेक्ट होकर आए थे, वो किसी पार्टी के मेंबर नहीं थे। हाँ, प्रोफेशनल आदमी है। एनएसएसओ ने डाटा कलेक्ट किया, जो ये स्टैटिस्टिकल जो हमारा कमीशन है इसने उसे वेट किया और उसके बाद सरकार को उसे रिलीज करना था। खाली दिसंबर में वो डाटा उनके पास था। बाकी जगह से जो स्वायत्त संस्थाएं हैं दूसरी, जैसे यूनिवर्सिटी है हमारी अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का एक सर्वे आया, उसके बाद फिर जो सीएमआई है, आप बता रहे थे, अजीम प्रेमजी लेबर ब्यूरो ने कहा कि 3.9 जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। प्रधानमंत्री जी खुद मानते हैं, क्योंकि जो एक टीवी में जो उनका एक भाषण हुआ उसमें उन्होंने खुद माना कि पकोड़े बनाने का रोजगार है, या जितने स्कूटर बिके उसमें हम ये मानते हैं कि 2 लोगों को रोजगार मिला। तो जो तरीका था रोजगार का या विकास के नापने का, वो चाहते हैं कि ये भी फेसबुक या जो सोशल मीडिया है उस तरीके से लोग उस पर यकीन करें। जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, जो विश्वसनीय संस्थाएं हैं, उनके बजाय जो प्रचार तंत्र है उस पर यकीन कराने की उन पे जिद है प्रधानमंत्री जी को या भाजपा को कि जैसी हम खबर चाहते हैं ऐसी खबर पर लोग यकीन करें। कुछ मीडिया बचा हुआ, शायद इसलिए थोड़ा बहुत डिस्कशन भी हो जाता है, कुछ ही मीडिया बचा हुआ। जहां तक बेरोजगारी की बात है, हम लोग तो जनता महसूस कर रही, जो भी चुनाव हुए वहां भाजपा के अगेंस्ट में वोट हुआ। और ये जो बेरोजगारी की मार है, ये जो रिपोर्ट कहती है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की, वो कहती है कि जो ओबीसी सेक्शन है, एससी एसटी सेक्शन है, महिलाएं हैं, वहां पे इतना ज्यादा है कि 35% तक जो ग्रेजुएट महिलाएं हैं वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, नहीं मिल पा रहा। तो रोजगार की हालत तो बहुत खराब है देश में। जो 2 करोड़ रोजगार के वायदे के साथ सरकार आई थी, वो 1 करोड़ 15 लाख एक साल में रोजगार चले गए। तो वो तो स्पष्ट है, जो दूसरे अध्ययन है। लेकिन यहाँ तो यह है कि जितने प्रजातांत्रिक संस्थाएं थी, स्वायत्त संस्थाएं थी, उन्हें खत्म करने की तैयारी है। ठीक है। रफत फातिमा, और आपके नेता कह रहे हैं कि भाई हम रोजगार की तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम मिनिमम इनकम जो है वो सुनिश्चित करेंगे। रोजगार का जब मौका की बात होती है तो रोजगार के मामले में सारी सरकारों का परफॉर्मेंस कमोबेश बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। लेकिन ये बात की अगर आप रोजगार भी नहीं दे रहे हैं या दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों को बताएं तो कम से कम। एक ट्रांसपेरेंसी तो रहनी चाहिए देश में ना, पता तो लगना चाहिए कि हो क्या रहा है। अगर आप लोगों से आप सिलेक्टिव डेटा आप सिर्फ लीक करेंगे, पब्लिश करेंगे, वही करेंगे जिसमें कि सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है, तो मतलब ये तो फिर मतलब एक तरीके से चीटिंग है ना देश के साथ, लोगों के साथ। जिस तरीके से अगर इसमें देखा जाए 7 सदस्य होते हैं इसमें, स्टैटिस्टिक जो डिपार्टमेंट है उसमें 7 सदस्य होते हैं, जिसमें सिर्फ 3 रिक्त हैं और 4 सदस्य थे, जिसमें 2 ने इस्तीफा दे दिया और 2 इनके ही आदमी बैठे। हाँ, अगर आप लगातार देखिए, तो अगर हम आरबीआई से शुरू करते हैं तो रघुराम राजन जी को देखिए, उन्हीं ने दबाव महसूस करा। फिर अजित पटेल को देखिए तो उन्हीं ने भी सरकार का दबाव महसूस करा। फिर आप इनके मुख्य आर्थिक सलाहकार अगर सुब्रमण्यम स्वामी को देखिए तो उन्हीं ने ये कहा कि अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा खतरा है, ये देश के लिए खतरा है। ये राजनीति का विषय नहीं, पूरे देश की बात है। ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं है कि आप कुछ छुपा के काम करिए। तो अगर हम इसको देखते हैं और अगर हम सीबीआई को देखते हैं, वहां भी खतरा है, कहीं ना कहीं सरकार का दबाव। तो आखिर सरकार दबाव क्यों, जो संवैधानिक संस्थाएं उसको क्यों नष्ट करने पे लगी है? इनका क्या मंशा है? क्योंकि इनको कहीं ना कहीं इनसे इनके अपने निजी आदमी उस पर बैठाने हैं।
तो ये पूरे देश के लिए खतरा है जो आज हो रहा है। अगर इस पे कोई चिंता जता रहा है तो ये जिस तरीके से प्रवक्ता साहब अभी लगातार बोल रहे हैं वो अपनी जवाबदेही इन्हीं की बनती है। जनता ने इन पे भरोसा करा, इतने बड़े मैंडेट से जब आए तो आपको इसकी जवाबदेही बनी। आज बेरोजगार नौजवान फ्रस्ट्रेट भी है, सुसाइड भी कर रहा है, इतना ज्यादा बेरोजगारी चरम सीमा पे। हमारी सरकार ने वादा करा है कि अगर हम किसानों का, हम लोग ना एजेंडा है किसान और बेरोजगार, क्योंकि नौजवानों को हम लोग ने आगे रखा हो, किसान, और क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला बन चुका है। तो ये देश के लिए नौजवान हमारा आगे का फ्यूचर है, उसको हमें संभालना ही होगा। तो आज ये सरकार इस तरीके से जवाबदेही नहीं कर रही है तो इसकी जो है क्या मंशा है ये खुद जाने कि ये क्या चाह रहा है, कि ये सारी संस्थाएं नष्ट करना चाह रहा है, ये देश को किस मुकाम तक ले जाना चाह रहा है। ठीक बात है। एपी तिवारी, इसको कितना गंभीर समझा जाए, ये जो आरोप लगाया गया है कि आपकी सरकार जो है वो आंकड़े नहीं जारी करने देना चाहती है, और जबकि रिपोर्ट तैयार है फिर भी उसे पब्लिश नहीं कर रही है। जो जीडीपी के आंकड़े जारी किए गए वो भी उनको बाईपास करके जारी किया गया। तो मतलब बहुत सारी जो परंपरा रही है एक तरीके से, और जो बहुत स्वस्थ भी कही जा सकती है कि आप स्वायत्त संस्थाएं जो सरकार के कामकाज पे निगरानी रखे, उसकी मॉनिटरिंग करे और उसके बारे में एक स्वतंत्र रूप से पब्लिक के बीच में चीजों को ले जाए, फैक्ट्स को ले जाए। तो आप इस प्रोसेस को रोक के आखिर आपका क्या मकसद, किसी सरकार का क्या मकसद हो सकता है? रंजीत जी, हमें जहां तक रोजगार का संबंध है इस बात को मान लेना होगा कि लगभग 93% रोजगार असंगठित क्षेत्र में है। जैसे आपने कहा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े हैं। हाँ। लेकिन हम थोड़ा पीछे जाएं तो अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट है जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए तैयार की गई थी। हाँ। कांग्रेस की रिजीम थी। हाँ। और उसमें ये बताया गया था कि लगभग 92% असंगठित क्षेत्र में रोजगार है। ये बढ़कर अब लगभग 93% है। ये जो 93% असंगठित क्षेत्र का रोजगार है, ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी और लेबर ब्यूरो के आंकड़ों में पूरी तरह से परिलक्षित नहीं होता, ये स्वीकार कर लेना होगा। अच्छा। लेकिन कहीं पर जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि अब ये पूरा परिलक्षण नहीं हो रहा है बेरोजगारी के आंकड़ों का या रोजगार सृजन के आंकड़ों का, तो हमें कुछ बुनियादी बातों को समझना होगा। ये कौन सा असंगठित क्षेत्र है जहां फुटलूज इंडस्ट्रीज हैं, जहां डेली वेज अर्नर्स कार्य कर रहे हैं, और ये कह सकते हैं खेती से जुड़ी हुई अन्य क्रियाएं, वानिकी, पशुपालन, मछली पालन और जो खाद्य प्रसंस्करण, कृषि प्रसंस्करण उद्योग हैं जो असंगठित क्षेत्र में बुनियादी तौर पे आ रहे हैं। ज़्यादातर रोजगार तो वहाँ लगा हुआ है। वहाँ के रोजगार या बेरोजगारी के प्रतिरूप को देखने के लिए हमें एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के आंकड़ों को आधार बनाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त इस एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस के आंकड़े होंगे, साथ ही साथ न्यू पेंशन स्कीम के आंकड़े हैं। तो ये बहुत साफ है कि एनएससी का कार्य है आंकड़ों को तैयार करना, और ये आंकड़े तैयार करके वो मंत्रालय को देता है। सांख्यिकी कार्यान्वयन और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को देता है, और फिर मंत्रालय उस पर अपना कह सकते हैं एक छानबीन करके उसको रिव्यू करके उसकी पुनरीक्षा करके आंकड़ों को जारी करता है। स्वाभाविक है कि ये आंकड़े उपलब्ध हैं और ये आंकड़े एनएससी द्वारा अग्रसारित किए गए थे मंत्रालय के विचारार्थ। उस पे मंत्रालय यदि विचार कर रहा है, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि जितनी जल्दी हो सके वो आंकड़े रिलीज कर दिए जाएं। और ये भी साफ है कि कोई आवश्यक नहीं कि 2 करोड़ रोजगार के अवसर बढ़े नहीं बढ़े, ये प्रतिबद्धता भी बहुत अवास्तविक है। क्योंकि जिस प्रकार की आर्थिक सुधारों के बाद हम 1991 के बाद के पूरे परिदृश्य को सामने रखकर देखें तो एक प्रकार से रोजगार विहीन विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया थी, जो निजीकरण की प्रक्रिया थी, जो जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी को आयात किया गया, उसमें पूंजी की तुलना में श्रम का उपयोग कम हुआ, पूंजी का इस्तेमाल ज्यादा हुआ, स्वाभाविक रूप में लेबर फोर्स डिस्प्लेस हो गई।
रंजीत जी, एक और महत्वपूर्ण बात है जो आप भी उधर इंगित कर रहे हैं कि जो कैजुअलाइजेशन है लेबर फोर्स का वो बढ़ा है, वो केवल एक रिजाइन में नहीं बढ़ा है, ये ओवर द इयर्स 1991 के बाद। और जहां तक संस्थाओं के अंतर्द्वंद का विषय है, मैं रिकॉल करना चाहूंगा, आपके सम्मुख रखना चाहूंगा विचारार्थ कि जब नई आर्थिक नीति आरंभ की गई थी, अर्जुन सेनगुप्त सदस्य हुआ करते थे, मेंबर सेक्रेटरी हुआ करते थे प्लानिंग कमीशन के, और मनटेक सिंह अहलवालिया वित्त सचिव थे। हालात ये थे कि दोनों में बातचीत नहीं थी, दे वर नॉट एट टॉकिंग टर्म्स। अब अगर इस प्रकार की दो महत्वपूर्ण आर्थिक संस्थाओं के जो अधेयता हैं उनमें बातचीत नहीं है, तो हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार की आर्थिक नीति अभिनिश्चित होगी। और यही नहीं, मैं रिकॉल करना चाह रहा हूं कि उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह वो ठीक है, मैं इतना नहीं सर मैं चाहता हूं एपी तिवारी, मुझे लगता है कि ठीक है, ये इस तरह का टेंशन इस तरह के बहुत सारे महकमों में आपस में रहता है, वो गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आपस में, हम तो रोज देखते हैं, रोज खबरें आती है कि फला विभाग की फाइल फला विभाग में पड़ी हुई है, वहां के अधिकारी उस पर संज्ञान ही नहीं ले रहे हैं, बढ़ा ही नहीं रहे हैं, दबा के बैठे हुए हैं, क्लियरेंस नहीं दे रहे हैं, 50 तरह की चीजें होती है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई ये सरकार की जवाबदेही थी कि इसको इन आंकड़ों को जारी करे और देश को बताए कि उसने असल में उसका परफॉर्मेंस क्या रहा है। भाई मुझे याद है, मैं जरा एसके द्विवेदी जी के पास आना चाहता हूं, पूर्व ब्यूरोक्रेट्स हैं। द्विवेदी जी कैसे इसको देखेंगे? एक मुझे याद है कि प्रधानमंत्री का वो भाषण, पता नहीं कई बार आपने भी सुना होगा, अगर गौर किया होगा तो उनके भाषणों को, एक वक्त था जब इस देश में बहुत ज्यादा सुना जाता था, तो वो बार बार कहते थे कि मैं एक ऐसी सरकार बनाना चाहता हूं जिसकी पूरी जवाबदेही जनता के प्रति होगी, और मैं हर साल अपना जो परफॉर्मेंस है, जो मेरा काम है, उसको मैं आपको एक एक चीज आपको बताऊंगा, और अगर आपको लगे मैं चौराहे पर खड़े होकर हिसाब देने को तैयार हूं, और अगर मेरे काम में कोई कमी हो तो आपका जूता और मेरा सर। इस तरह की बातें भी करते थे कि, और वही सरकार आज की तारीख में इतनी बड़ी रिपोर्ट जो कि आपसे हमसे सीधी जुड़ी हुई है उसको बताना नहीं चाहती है। तो वो भाषण और अब ये काम, जरा इसको कैसे देखेंगे? देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो बात आ रही है, वो देयर इज ए क्लियर कट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और नीति आयोग, राष्ट्रीय नीति आयोग। वर्क डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ कंफ्यूजन है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक पूर्ण स्वायत्त शासी संस्था है, और उसका सृजन ही इस बात के लिए किया गया था कि विभिन्न विभागों से जो आंकड़े आएंगे उनको वो कोऑर्डिनेट करके, उनको वो अच्छी प्रकार से देख करके एक फॉर्मेट में करके संबंधित मिनिस्ट्री को भेजेंगे जो उसको रिलीज करेगी। इट्स ए रूटीन प्रोसेस। और कदाचित जो ये 2016-17 के अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े हैं जिस पर ये विवाद शुरू हुआ है, वो आंकड़े कदाचित सरकार को ग्राह्य नहीं लगे, और इसलिए वो रिपोर्ट जो है वो पेंडिंग रह गई है, जिस बात का कष्ट मोहनन साहब को भी हुआ है और मीनाक्षी को भी है। मीनाक्षी इकोनॉमिक्स के फील्ड में अपने क्षेत्र में जानी जाती हैं, और बहुत ही सुना हुआ नाम है, इनके बहुत सारे पेपर्स पब्लिश हुए हैं। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। और क्या, और मिस्टर मोहनन जो हैं वो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज के वरिष्ठतम अधिकारी रहे हैं, वो सेक्रेटरी रहे, वो पहले आदमी रहे जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज के होकर के सेक्रेटरी स्टैटिस्टिक्स बनाए गए थे भारत सरकार के। और उनका एक अपनी अच्छी पकड़ है विभिन्न विभागों पर और इस कार्य पर, तो इसलिए हम उनके कार्य और क्रियाकलापों को किसी राजनीतिक दल से जोड़ के नहीं देख सकते हैं। मेरा ये मानना है कि उनको निश्चित रूप से इस बात से कष्ट हुआ कि ये जो 2-3 बर्निंग इश्यूज थे जिस पर सरकार को तत्काल एक्शन लेना चाहिए था, वो एक्शन नहीं हुए, और इस तरह के लोग जो अपनी प्रतिबद्धता सरकार के प्रति रखते हैं वो किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, उसकी परिणति यही होती है जो आपने रिजर्व बैंक के केसेस में देखा। और वही चीज अब यहां आ गई कि उनके पास अब कोई विकल्प नहीं था एक्सेप्ट फॉर क्विटिंग द पोस्ट। अब ये एक्टिंग चेयरमैन थे 1 साल 1.25 साल से, और इन्होंने अभी जो बाकी चीजें आपने देखेंगे आ रही हैं कि इन्होंने कई बार सरकार को लिखा भी, नीति आयोग को भी लिखा। नीति आयोग के दोनों जो चेयरमैन और सीईओ हैं वो इसके सदस्य भी हैं स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के।
तो उन लोगों को भी लिखा कि ये चीज को रोकना नहीं चाहिए, इसको हमें तत्काल पब्लिक करना चाहिए, पब्लिश करना चाहिए, क्योंकि वो हो चुके हैं। अगर कोई आपत्ति है तो उसको बताया जाए, विभाग बतावे उसको, तो हम लोग रेक्टिफाई कर लेंगे। परंतु एक जो सेट प्रोसेस है, जो गवर्नमेंट के काम करने की एक प्रक्रिया है, और ये जो ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं, इनको इसीलिए बनाया गया है कि ये पूरी पारदर्शिता से अपना कार्य करें, जिससे आम आदमी को ये लगे सरकार कम से कम दखल रखे इनके कामकाज में, ताकि लोगों को एक इम्पार्शियल व्यू और एक इम्पार्शियल रिपोर्ट पता लगे कि क्या हो रहा है। अब इसका भाई सरकार को अगर खुद ही सब करना है और खुद ही आंकड़े भी जारी करना है, खुद ही अपनी मतलब खुद ही परीक्षा देना है और उसकी और कॉपी भी खुद ही जांच के नंबर दे देना है, अगर यही काम करना चाहती है सरकार तो कर ले, निश्चित रूप से उसे कोई मान लिया ठीक है। जैसा कि अभी आज पी चिदम्बरम ने उन्होंने कहा है, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि वो एक ऐसी संस्था को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने देश के लिए लंबे समय तक अच्छा काम किया, और इस आयोग की आत्मा को शांति मिले जब तक कि इसका दोबारा जन्म न हो जाए। तो अगर आप एक एक करके सारी ऐसी संस्थाओं को, जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, जो आपके सरकार या किसी भी सरकार के कामकाज के बारे में एक इंपार्शियल व्यू दे सकती है, जिसका दायित्व है, उसको अगर किल कर देना चाहते हैं तो अलग बात है। नहीं, मिस्टर मोहनन की जो बात है उसकी पुष्टि भी इस बात से होती है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट भारत के प्रति 2017-18 की आई है, अगर आप उसको देखें तो वो इस बात की पुष्टि करता है कि 2016-17 के जो आंकड़े जिसके विषय में ये डिस्प्यूट हुआ है, वो कंफर्म करते हैं कि मोहनन जो रिपोर्ट भेज रहे हैं वो काफी हद तक ठीक है, लेकिन कदाचित वो सरकार को ग्राह्य नहीं है, और इसलिए ये इस प्रकार की चीज हो रही है जिसका उन्होंने विरोध किया। इसको क्यों नहीं इस तरीके से भी समझा जाए, क्योंकि ठीक है 16 के बाद के हमारे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन 2013-14 में जो बेरोजगारी की दर रही है वो 3.4, 2015-16 में 3.7 और 2016-17 में 3.9। अब आप एक ट्रेंड देख रहे हैं ना इसमें। आप एक ऐसी सरकार जिसने दावा किया कि वो बेरोजगारी उसके एजेंडे में सबसे ऊपर है, वो 2 करोड़ रोजगार पैदा करेगी, वो सरकार, उस सरकार के कार्यकाल में साल दर साल बेरोजगारी घटने की बजाय और बढ़ी है, तो हम क्यों नहीं माने, हम क्यों नहीं ये कहें गिरिजाशंकर गुप्ता कि ये 13-14 में 3.4 से बढ़कर 16-17 में 3.9 हो गई, तो ये 2017-18 में 4 समथिंग या कुछ हो गई होगी, या कई बार तो ये भी करें। अब उस रिपोर्ट पे चूंकि हमारे पास हम कोई ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते, लेकिन कहने वाले जो दूसरी संस्थाएं हैं, जो इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं, वो तो ये कह रही हैं कि बीच बीच में तो ऐसे भी मौके आए थे कि जब बेरोजगारी की दर 7% तक बढ़ गई थी। एक वो जिसकी बात अभी थोड़ी देर पहले और हो रही थी कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की का एक डिपार्टमेंट है जो कि इस तरह के सर्वे करता रहता है, और उसकी रिपोर्ट बता रही है कि सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, इसकी रिपोर्ट कहती है कि 16% बेरोजगारी की दर है उन लोगों में जो पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड यूथ हैं, उनके बीच में बेरोजगारी की दर 16% है। मतलब ये आप देखिए कि जब अब ये भी एक रिपोर्ट है, जब आपकी कोई रिपोर्ट नहीं है तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो है उपलब्ध, हम उस पर यकीन क्यों ना करें, और इसको यकीन नहीं करने की वजह क्या है ये भी आपको बतानी चाहिए गिरिजाशंकर गुप्ता। देखिए रंजीत जी, ये देखना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है, ILO, वो कहता है कि भारत की जो बेरोजगारी दर वो 3.5 2018 में रहेगी, और जो चीन है वो हमसे ज्यादा है, उनकी 4.8 है बेरोजगारी दर। तो और उसने ये भी कहा है कि भारत की जो बेरोजगारी दर है वो कम होगी और बेरोजगार लोग नहीं रहेंगे, जो जिस तरह सरकार काम कर रही है। दूसरा, इस देश की बढ़ती हुई जनसंख्या, आप देखिए ना, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, सरकार जितने संसाधन उपलब्ध कराती है उससे ज्यादा लोग नवयुवक तैयार हो जाते हैं काम करने के लिए। तो एक ये भी भारत में एक बड़ी समस्या है कि यहाँ पे जो है जनसंख्या का लगातार विस्तार हो रहा है, जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही भारत की, जिससे भी रोजगार तो देने में थोड़ा सा सरकार को समस्या आती है। अगर आपको लगता
लगता है कि रोजगार अगर मुहैया कराना इसलिए मुश्किल है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, तो कुछ रोजगार, कुछ जनसंख्या के लिए कुछ कर लेते। आज तक 5 साल में हमने एक भी होर्डिंग पूरे देश में जहां भी मैं गया आज तक नहीं हमने देखा। पहले तो मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो जनसंख्या नियंत्रण मतलब एक बड़ा एजेंडा हुआ करता था। हमने तो लगता है कि क्लास 3-4 से लेकर के और 10th तक कोई ऐसा क्लास नहीं था जब हमने जनसंख्या नियंत्रण पर निबंध ना लिखा हो। मुझे तो पता नहीं आप लोग सहमत होंगे इस बात से, तो एक बहुत बड़ा मसला हुआ करता था। मुझे तो याद ही नहीं है कि जनसंख्या नियंत्रण पर अब कोई बात भी हो रही है। अगर आपकी सरकार को वाकई यही लगता है कि हम इसलिए रोजगार नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि जनसंख्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए कुछ कर लेते, वो भी नहीं कर रहे। रोजगार कर क्या रहे सवाल, ये भी तो बताएं ना। रोजगार में पहले से ज्यादा दे रहा हूं। हमने कई स्टार्टअप इंडिया शुरू की, मुद्रा बैंक योजना शुरू की, कौशल विकास केंद्र खोले, इसीलिए कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्राप्त हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। दूसरा, जैसे उन्होंने कहा कि वो सरकारी अधिकारी हैं, वो जो है ऐसे आए हैं इसलिए उनको आरोप नहीं लगा सकते। अरे भाई, रोज आपने देखिए सारी योजनाओं के बारे में, सारी योजनाओं की गवर्नर थे 4 साल, कांग्रेस ने उनको प्रधानमंत्री सरकार के, तो अधिकारियों में ये मत कहिए, अधिकारियों में जागृत हो सकता है कि हम कांग्रेस साथ जाएंगे तो आप चाहे जो कह रहे हो। आज 4 साल सरकार 5 साल होने को हैं। अब जो आपने किया है उस सबकी रिपोर्ट अब सबके पास पहुंच रही है। आप जितना रोक लें आप, लेकिन रुकेगी नहीं। आप इस बात को समझ लीजिए। अंततः आपको मैं एक बात जारी किया, आपने कहा भी कि हमने रोजगार देने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों को स्किल बनाने के लिए हमने पहले मैं एक बात कह रहा हूं, रिपोर्ट जारी हुई थी आपने, और अभी जो है फरवरी में फिर जारी होने जा रही है। हम कोई रिपोर्ट रोक नहीं रहे हैं। आप इसको भाई आपने कहा कि स्किल इंडिया शुरू किया, और हमारे पास एक रिपोर्ट है जो बताती है कि स्किल इंडिया में आपने जो पहले साल 41 लाख नौजवानों को जो आपने प्रशिक्षण दिया, उसमें से रोजगार मिला सिर्फ 6 लाख समथिंग लोगों को, यानी कि 15% से भी कम। यानी कि जिनको सो कॉल्ड आप इस उद्देश्य से ट्रेन कर रहे हैं, ये आपके गवर्नमेंट के आंकड़े हैं भाई, ये आपके गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, कोई हमारे आंकड़े नहीं है। ठीक बात है कि मतलब आपने यह बेरोजगारी के आंकड़े छुपा लिए हैं, लेकिन बहुत सारे आंकड़े आपकी सरकार में, ये संसद में रखे गए, ये संसद में रखे गए आंकड़े जो मैं बता रहा हूं, ये आंकड़े हमारे नहीं है, ये आंकड़े ये सरकार के आंकड़े हैं। ये नहीं कहा गया, ये कहा गया कि कौशल विकास केंद्र में इतने लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और उसमें इतने लोग इस रोजगार में गए, बाकी लोग अपना दूसरे रोजगार में चले गए। जिस रोजगार की उन्होंने शिक्षा प्राप्त की उसमें रोजगार उन्हें नहीं कर रहे हैं, उसमें काम नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कहा आपने अपनी रिपोर्ट में, नहीं कहा सरकार ने, नहीं कहा। सरकार ने कहा कि हमने 41 लाख कुछ लोगों को हमने पहले साल ट्रेनिंग दी, उसमें से हमने 6 लाख लोगों को इन्होंने हम प्लेस करा सके, ये इनको नौकरी मिल पाई है या इनको रोजगार मिल पाया, जो भी है। तो भाई सवाल ये कि जब 15% जिनको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, जब वहां एम्प्लॉयमेंट का रेट जो है 15% है, तो बाकी जो अनट्रेंड है या अनस्किल्ड है उनकी बात ही बेकार है फिर, तो है ना। तो कहने का मतलब है कि ठीक है, उसमें आप उसी में शारदा प्रसाद कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है आपके स्किल इंडिया प्रोग्राम को लेकर के ही, वो भी सरकारी रिपोर्ट है, और उसके हिसाब से उसमें साफ साफ कहा गया है कि ये कार्यक्रम पूरी तरीके से अपने लक्ष्य से, अपने टारगेट से भटक गया है, क्योंकि इस कार्यक्रम को किस दिशा में ले जाना है इसको लेकर पॉलिसी लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे कोई क्लैरिटी नहीं थी। नतीजा यह हुआ, वही रिपोर्ट कहती है, शारदा प्रसाद कमेटी रिपोर्ट कहती है कि 2,500 करोड़ रुपए प्राइवेट कंपनियों के पर खर्च कर दिए गए, और वो एक तरीके से उनका फायदा दे दिया गया 2,500 करोड़ रुपए का, जबकि उसके एवज में जो जितना एम्प्लॉयमेंट और जिस तरह का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए था उस तरह का नहीं हो पाया। तो वो आपकी सरकार की रिपोर्ट अलग अलग समय पर आपके कार्यक्रमों की पोल खोल रही है, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं तो सिर्फ एक कह रहा हूं कि भाई आपको, हमारा तो सिर्फ एक आग्रह है कि जो भी है सफेद काला जो भी है उसको सामने लाइए। सामने आएगा, लेकिन देखिए जो आरोप बहुत लोग लगाते हैं उनका काम है लगाना, लगाएंगे, लेकिन आप सरकार का ध्येय देखिए ना। कौशल विकास केंद्र इससे पहले किसने खोले? इस देश में जो शिक्षा थी, शिक्षा का महत्व क्या है? शिक्षा क्या केवल नौकरी के लिए होनी चाहिए? शिक्षा क्या रोजगार परक नहीं होनी चाहिए? हम रोजगार परक शिक्षा देने के लिए कौशल विकास केंद्र जगह जगह खोले गए। उन कौशल विकास केंद्रों में कोई मोबाइल बनाना, कोई कंप्यूटर बनाना, कोई ठीक है, कराइए तो बनाना, कोई कुछ कराइए तो सीख रहे हैं, अच्छी बात है, और सीखेंगे तभी रोजगार। किसने विरोध किया? किसी ने विरोध किया क्या कि कौशल विकास मिशन नहीं चलना चाहिए?
क्या किसने, कौन कह रहा है कि नहीं चलना चाहिए, कौन कह रहा है कि इस तरह का प्रशिक्षण नहीं मिलना चाहिए? मैं तो कह रहा हूं, लेकिन नौकरियां तो दीजिए, लोगों को रोजगार तो दीजिए। हम प्रशिक्षण, भाई आप अलग चीज है, ऐसे लोगों का फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाता है। परचून की दुकान खोलने से भी मिलता है, रोजगार फैक्ट्री डालने से भी मिलता है, रोजगार नौकरी पाने से नहीं, हम तो यहां तक मान चुके हैं, ये देश तो यहां तक मान चुका है, ये देश यहां तक मान चुका है गिरिजा शंकर गुप्ता की पकौड़े तलने से भी रोजगार मिलता है। पकौड़े भी तो तलवाइए, नहीं तलवाइए तो। नहीं था। आप देखिए उद्देश्य ये था कि जब देश तो यहाँ पे स्वीकार कर चुका है कि हाँ पकौड़े तलते भी रोजगार मिलता है, तो तल ही रहे हैं लोग। उसके साथ साथ छोटी फैक्ट्रियां भी बढ़ती कोई और काम नहीं होगा तो तलेंगे ही। रेल कोच पड़ा तो रेल कोच के साथ साथ छोटी फैक्ट्रियां भी, छोटी दुकानें भी, विजय उपाध्याय को भी रोजगार, विजय उपाध्याय, उद्देश्य ये था कहने का। हाँ नहीं ठीक है, मैं तो कह रहा हूं कि भाई हमने तो ये भी मान लिया कि पकौड़े तलना भी रोजगार है, उसके लिए भी तो मौके हों, लोग खाने वाले हों, लोगों के पॉकेट में पैसे हों, पकौड़े खरीदें खाएं लोग, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था ऐसे नहीं बढ़ रही है। देश की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ रही है? अभी थोड़ी देर में देश बन गया है, कैसे बढ़ रही है ना, कैसे बढ़ गई है, कैसे बढ़ गई है गिरिजा शंकर गुप्ता? अगर ये समझना हो तो अभी थोड़े दिन पहले ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई थी, उसको आपको पढ़ना चाहिए, बीजेपी के सारे प्रवक्ताओं को पढ़ना चाहिए कि उस अभी दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वो ऑक्सफैम की रिपोर्ट पेश की गई थी और उसमें कहा गया है कि इस देश में जो 100 जो टॉप के उद्योगपति हैं या जो अमीर लोग हैं, उनकी संपत्ति हर रोज 2,500 करोड़ रुपए के हिसाब से बढ़ी है, हर रोज 2,500 करोड़ रुपए के हिसाब से बढ़ी है, जबकि नीचे के 50% लोगों की पूरी जो बढ़त हुई है उनके इनकम में और दौलत में, वो 3% रही है। ऐसे बढ़ रहा है देश, ऐसे आप छठे और 5वें नंबर पर ले जा रहे हैं। ये जॉबलेस ग्रोथ, ये जॉबलेस, सुनिए आप अमेजन का जो मालिक है सर उसने गिरिजा शंकर गुप्ता, ये देश कैसे बढ़ रहा है? दुनिया का नंबर 1 पैसे वाला अमेरिका का ही व्यक्ति है, दुनिया में नंबर 1 पैसे वाला, सब ठीक है। बिल गेट्स भी उससे पीछे हो गए, मैं तो कह रहा हूं दुनिया में जो है टॉप 5 में पैसे वाले, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उन 50% लोगों का क्या, उन 50% लोगों का क्या जिनकी आमदनी सिर्फ 3% बढ़ी? तो आमदनी बढ़ाने का काम कर रहे हैं हम, तो देखिए महंगाई बढ़ रही है 6% की रफ्तार से। 11 करोड़ से अधिक लोगों को मुद्रा बैंक के तहत लोन दिया और वो गरीब लोगों को दिया, इसका मतलब नहीं दिया। आप खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि 11 करोड़ 65 लाख लोगों को जो लोन दिया गया है अभी तक, वो गरीब लोगों को दिया है, जिनको 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख ऐसे लोगों को लोन दिया गया है, वो अमीर आदमियों को नहीं दिया गया है। हम तो खुद गरीब लोगों को लोन देकर उनको रोजगार देने का काम करें, उनको बढ़ाने का काम करें, वही बात तो आप करें। हमने किसी बहुत अमीर को समझने में अंतर दिया, समझने में अंतर है, जो भागे हैं इनको सबको कांग्रेस ने लोन दिया, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे मालिया हो, चाहे अंबानी बंधु हो, इनको सबको लोन किसने दिया? कांग्रेस ने लोन दिया था। ये धीरू भाई अंबानी गांव से निकल के आए थे, क्या था उनके पास? गांधी ने धीरू भाई अंबानी को बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस इस बात से इनकार नहीं कर सकती, हमने नहीं काम किया। ठीक बात है, कांग्रेस इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि उसने बढ़ावा नहीं दिया, सब लोग देते हैं बढ़ावा। मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि इस देश में उद्योगों को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए या इस देश में उद्योग धंधे नहीं लगने चाहिए भाई, लेकिन उन नीचे के 50% लोगों का जिनका 3% बढ़ा, तो कायदे से हर साल 3% गरीब हो रहे हैं, क्योंकि महंगाई 6% के हिसाब से बढ़ती है इस देश में और 3% उनका इनकम बढ़ रहा है, तो भाई तो कायदे से 3% उनका वो तो गरीबी होते जाएंगे ना, अगर रुपए की कीमत घट रही है तो उनके बारे में भी सोचिए। हमारा सिर्फ एक कहना है, ठीक है, आएंगे विजय उपाध्याय, उनको गैस सिलेंडर देकर आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं, ठीक है, उनको बिजली कनेक्शन देकर आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं, उनको शौचालय देकर आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं, उनको आवास देकर आर्थिक। विजय उपाध्याय कैसे, ठीक है, मैं आऊंगा, अभी बहुत सवाल है आपके लिए, बहुत सवाल है, सारे सवाल आप ही से हैं आज। विजय उपाध्याय, हाँ, कैसे देखे भाई इस पूरे मामले को? इस्तीफे की एक फहरिस्त है, लंबी है, चलती आ रही है, रुकी नहीं रही है, अभी पता नहीं और कितनी बलि चढ़ेगी। नहीं देखिए, जो ये ऑटोनोमस जो भी इंस्टीट्यूट हैं, उनकी स्वायत्तता पर और विश्वसनीयता पर सवाल नहीं होना चाहिए। अगर सवाल हो रहे हैं तो सरकार को सामने आके उन पे स्पष्ट जवाब देना चाहिए। चाहे रिजर्व बैंक हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेज आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए और फिर उसमें से एक जज चीफ जस्टिस भी बन जाता है
भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट का, देश का। तो ये जितने भी लोग हैं, चाहे आप जितने भी स्वायत्त संस्थाएं हैं, उनकी स्वायत्तता और विश्वसनीयता दोनों बहाल होनी चाहिए। इस देश में दुविधा यह है कि राजनीति भी स्वायत्त संस्थानों से हो रही है। पूरे यूपीए सरकार को बदनाम करने के लिए जो काम विनोद राय ने सीएजी में रहते हुए किया, क्या उसके सबूत मिले? एक प्रोजेक्टेड उन्होंने एस्टीमेट खड़ा कर दिया और पूरे देश में 3 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ की बातें होने लगी। लेकिन जब वो कोर्ट में चीजें गई और जो वास्तविकता में धरातल पे उतारने की बात आई, तो वहां पे वो फेल होने लगे। तो ये जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, इनकी विश्वसनीयता इनके लोगों की भी जिम्मेदारी है। इनको इस्तीफे के साथ यह भी बताना चाहिए कि रिपोर्ट में बेरोजगारी दर है क्या, सारा दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाता और समस्याएं भी न रहती, हम इस अंदाजे में भी न रहते कि वास्तव में बेरोजगारी बढ़ी, घटी या स्थिर है। तो चीजें बिल्कुल पॉजिटिव वे में जाना चाहिए। देखिए, देश में अगर अर्थव्यवस्था हमारी बहुत खराब होती तो हमारा कंजम्पशन प्रभावित होता। देश में कंजम्पशन तो कहीं प्रभावित हो नहीं रहा है। आप कोई चीज लाइए मार्केट में, उसकी डिमांड इतनी जबरदस्त है कि 5% के आसपास हमारा इन्फ्लेशन रेट बना हुआ है। और अगर हम एकदम से खराब स्थिति में भी हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इन 4 सालों में बहुत अच्छा काम हुआ या बहुत खराब काम हुआ। मेरा एक तटस्थ ये दृष्टिकोण है कि भाई, अगर हमारी अर्थव्यवस्था बहुत खराब है, हमारे यहाँ बहुत जबरदस्त अनएम्प्लॉयमेंट अब हो गया है, ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है, तो वो रिफ्लेक्ट कहां होगा? कहीं तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मेरा एक दोस्त है, उसने चाय ढाबा खोला, 1.5 लाख रुपए सालाना वो तनख्वाह देना चाहता है चाय बनाने वाले को, उसको अच्छा चाय वाला नहीं मिल रहा है। ठीक है, इनका कौशल विकास फेल हो गया, लेकिन हमारी समाज के तौर पे भी तो जिम्मेदारी है। एक वीडियो एडिटर आप अच्छा ढूंढिए, बहुत मुश्किल से मिलता है, और अगर कोई अच्छा वीडियो एडिटर है तो कोई जरूरी नहीं कि व्यवहार में भी अच्छा हो। तो ये जो समस्याएं हैं, ये हमारी रोजगार और बेरोजगारी की रेखा को कभी गहरा कर देती हैं, कभी चौड़ा कर देती हैं। 3 चीजों पे भी सोचना पड़ेगा। अगर हम एक ड्राइवर ढूंढते हैं और ड्राइवर हमें नहीं मिलता, हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, तो एक तरफ तो रोजगार की स्थिति है, दूसरी तरफ बेरोजगारी भी है, तो कई बार अच्छी बेरोजगारी भी है। इस पर भी थोड़ा डिस्कशन करना चाहिए। जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है, उन लोगों को यह भी अब अगले चरण में बताना चाहिए कि वास्तव में उस रिपोर्ट में है क्या जो सरकार छिपाना चाहती है। और अगर सरकार छिपा रही तो अभी जनता की अदालत में सरकार आएगी और जनता बिल्कुल अपना निर्णय कर देगी कि भाई वो इनके पक्ष में है या इनके खिलाफ है। इसके द्विवेदी क्या कोई अधिकारी ऐसा कर सकता है? मतलब अगर चाहे तो, जो भाई चूंकि इस्तीफा देने के बाद तो बिल्कुल वो बता सकते हैं कि साहब बेरोजगारी बहुत, इतना तो इसके द्विवेदी क्या उनको वो बता सकते हैं? मतलब मैं समझना चाहता हूं कि जो सर्विस एक कंडक्ट है या जो एक रूल है, उसके हिसाब से क्या? वो तो एक्सटेंशन पे थे, इतना तो कह सकते हैं कि बेरोजगारी के आंकड़े भयावह हैं। इतना तो कह सकते हैं, इतना तो कह सकते हैं। ठीक बात। कोई तरीका, खबरें लीक कर दें, किसी अपने पत्रकार दोस्त को बता दें, हम लोग तैयार हैं, हमको बता दें, हम लोग खबरें लिखेंगे, लेकिन चीजें साफ होनी चाहिए। क्या मालूम अभी आने वाले दिनों में उन्होंने इशारों में तो कह दिया, इशारों में तो कह दिया उन्होंने कि सरकार रोक रही है हमें आंकड़े जारी करने से। लेकिन विनोद राय की तरह न हो, सीएजी की तरह न हो कि जनता गुमराह हो। और एक अच्छे भले यूपीए सरकार चल रही थी, मनमोहन सिंह की जो इमेज पे जितना बट्टा लगाया सीएजी ने, वो भी अपने आप में बड़ा बहुत ही हास्यास्पद है। सुधीर पवार, इसको क्या उसी कड़ी में देखा जाए कि जिस तरीके से पहले रघुराम राजन के कामकाज को लेकर भी सवाल हुए, रघुराम राजन का खैर उनका अपना टेन्योर पूरा किया उन्होंने, लेकिन बाद में हमने देखा कि आरबीआई के गवर्नर को इस्तीफा देना पड़ा और अब यहाँ इस्तीफे हो रहे हैं, और बीच में और भी बहुत सारे इस्तीफे हुए इस तरीके से। तो क्या उसी कड़ी में देखा जाए इसको कि जो सरकार है वो बहुत सारी संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाओं के कामकाज में दखल दे रही है, उनकी स्वायत्तता को खत्म करना चाहती है अपने राजनीतिक हित के लिए? देखिए, इस सरकार का एक एजेंडा है, उस एजेंडे के रास्ते में जो भी सबसे पहले तो जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, वो आती है। तो पहला काम तो यही है कि सारी स्वायत्त संस्थाएं खत्म होकर इनके एजेंडे की बात करना शुरू कर दे। और अब तो इसमें कोई संकोच भी नहीं करते हैं लोग। वो कल के फोटो देख लीजिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली देख लीजिए, अब तो कोई संकोच ही नहीं रहेगा कि संविधान क्या है। और जिस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं अलग अलग नेताओं के, जहाँ तक सरकार की बात है तो 2013 में शायद मीडिया ने या इकोनॉमिस्ट ने वो किया था कि पॉलिसी पैरालिसिस है उस सरकार के लिए। लेकिन यहाँ तो नया टर्म है कि गवर्नमेंट फेलियर है। फेलियर को ही तो छिपाने का काम किया जाता है बाकी, और छिपाने की क्या जरूरत है? तो एक नेचुरल प्रोसेस है, कभी आपकी पॉलिसी से
रोजगार बढ़ेगा, कहीं कम होगा, लेकिन यहाँ तो टोटल फेलियर है। जब भी तो आप सुप्रीम कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन को, सीबीआई को, रिजर्व बैंक को, आप सारे संस्थान आपके खिलाफ हैं। कोई एजेंडे के, तो आप ही एजेंडे पे चल रहे हो, एजेंडे पे थोड़ा ही चल रहे। आप इम्तिहान में एफपीआर ना हो, कॉपी ना लिखे, इसका मतलब ये थोड़ा ही कि आप पास हो जाएंगे। गिरिजा शंकर गुप्ता, ये तो जनता जो है, शंकर गुप्ता, जनता इंतजार कर रही है। हाँ, ये आरोप आपकी सरकार पे रह जाएगा, क्योंकि ये एक सिलसिला सा चल पड़ा है और इस तरह की बहुत सारी शहादत हो चुकी है। तो मतलब ये क्यों हो रहा है भाई? मतलब ये सरकार मतलब अपने इमेज को लेकर इतनी ज्यादा कॉन्शियस है कि उसको बचाने के लिए चाहे जिसकी कुर्बानी देनी पड़े दे देगी, ऐसा है क्या? देखिए, मोदी जी जिस दिन प्रधानमंत्री बने, हाँ, इस देश के जो गरीब, शोषित, पीड़ित, उन लोगों ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को चुना। आमदनी कम हुई। सुन लीजिए, उसी दिन से इस देश के जो धन्ना सेठ थे, जो बहुत जिनका हर जगह पकड़ थी, वो लोग जो देश को चलाते थे, उन पे जब मोदी जी ने कटाक्ष करना शुरू किया, उनको पकड़ना शुरू किया, उनके जो अवैध कमाई थे उनको बंद किया, कितने लोगों को, कितने पकड़े गए, वो तो साफ उसी के आंकड़े आ जाते हैं, उसी के आंकड़े आ जाते हैं, सब आंकड़े आए कि कोटेदार कितना रुपया पी जाते थे राशन का, वो आया है आंकड़ा। कितना गैस सिलेंडर से लोग गैस एजेंसी मालिक पी जाते थे, वो सारा आंकड़ा आया है। आप क्या बात कर रहे हैं? सारे आंकड़े आए हैं, वो सब सरकार ने दिया है आंकड़े। देखिए, ये पहले दिन से ही सरकार को बदनाम करने के लिए, मोदी को बदनाम करने के लिए इस्तीफा और अवार्ड वापसी शुरू हो गई। जाने किन किन लोगों ने अवार्ड नहीं वापस किए, ऐसे ऐसे लोगों ने अवार्ड वापस किए, पूछिए नहीं। उनको देश में ना इस देश के 84 के दंगे दिखाई पड़े, ना कश्मीर में 89 में मारे गए कश्मीरी पंडित दिखाई पड़े, उनको कुछ नहीं देश में आज तक दिखाई पड़ा। मोदी प्रधानमंत्री कैसे बन गया? एक दलित, गरीब, शोषित, पीड़ित की बात करने वाला, एक गरीब परिवार से आया हुआ व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया? वहां केवल जवाहरलाल नेहरू, फिरोज खान के परिवार का क्यों व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बना? भाई, इसके लिए सारे हमले हो रहे हैं। ठीक है, रफत फातिमा, क्या सारी पॉलिटिकल पार्टियां इंक्लूडिंग कांग्रेस क्या अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह के संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाओं को कभी भी बलि पर चढ़ाने को तैयार रहती है? क्योंकि कांग्रेस पर भी आरोप लगता है, जब कोई फैसला आपके मन मुताबिक नहीं आता तो आप सुप्रीम कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा करने से आप पीछे नहीं हटते। आपके नेता वो इलेक्शन कमीशन को भी कटघरे में खड़ा करने से पीछे नहीं हटते, वो सीएजी को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। मतलब सरकारें चाहे जो रहे, लेकिन पार्टी चाहे जो रहे, वो जब अपनी छवि की बात होती है, अपनी कुर्सी है, अपना चेहरा बचाना होता है, तो चाहे जिसको कुर्बान करना है कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश हित में क्या। देखिए, इतना भयावह चेहरे पहली बार ऐसा हुआ है कि जुडिशियरी तक के जो है इनसे डरी हुई है। ये अपने जजेस बैठाना चाहते हैं हर जगह पर, जहां पर जो है इनकी अपनी जवाबदेही बचती, वहां कांग्रेस आ जाती है, इनके पर कांग्रेस का भूत सवार है। असल में बीजेपी ने हिंदुस्तान को दो टुकड़ों में बांटा हुआ, एक तरफ कुछ उद्योगपति है, एक तरफ जनता। ये जनता की पीड़ा समझ ही नहीं सकते। जो हैंड टू माउथ है उनके ऊपर इनका लेकिन जो उंगली आप बीजेपी की तरफ उठा रही हैं, वो आपकी तरफ भी है ना। वो अपने दामन में भी झांक कर देखने की जरूरत है कि आपने भी जरूरत पड़ने पे किसी को बख्शा थोड़ा ही है। जब इतना आपने भी सुप्रीम कोर्ट से लेकर और चुनाव आयोग तक इतना बड़ा मैंडेट जब सरकार जनता ने इनको दिया, इतना भरोसा करा, तो इनको भी जनता का भरोसा जीतना चाहिए। आज जनता का भरोसा ये नहीं जीत पा रहे हैं, इनकी जवाबदेही बनती है, लेकिन बिना होमवर्क करे ये आज आपके लाइन के पास आंकड़े हैं। समय बहुत कम है। एपी तिवारी, 16-17 राज्यों में भारतीय एपी तिवारी, क्या इसको ये माना जाए कि जो जीएसटी, चूंकि इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट है जो इस तरफ इशारा करती है कि जीएसटी और नोटबंदी ये दो बड़े ऐसे सेटबैक रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के, जिसकी वजह से बेरोजगारी के मोर्चे पर सारा मतलब गड़बड़ हो गया। तो क्या आपको भी लगता है कि क्या इसका वाकई इंपैक्ट इतना बड़ा रहा है? रंजीत जी, उस पर आए इसके पहले जो बात संक्षेप में करना होगा, संक्षेप में जैसे जो रोजगार वृद्धि की जब कभी बात होगी तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि 93% रोजगार तो असंगठित क्षेत्र में है, स्वरोजगार क्षेत्र में है। इसलिए जब तक उसकी अच्छी तरह से टोह नहीं ली जाती तब तक रोजगार वर्धन और या बेरोजगारी की स्थिति का आकलन हम नहीं कर सकते। और स्वयं मोहनन ने यह कहा है कि उन्होंने रिपोर्ट तैयार करके सरकार के मंत्रालय को भेज दिया है, मंत्रालय उसको जारी करे। आपको अगर
मंत्रालय उसको जारी करता है तो ये जवाबदेही मंत्रालय की होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि जो अंडर एस्टिमेटेड एम्प्लॉयमेंट है या ओवर एस्टिमेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो परिलक्षित न हो जाए। इसलिए आज तो सरकार ने 4 घंटे लगभग पहले साफ कर दिया है कि उस पर विचार हो रहा मंत्रालय के स्तर पर। हालांकि देरी मैं आपको सिर्फ दूसरी बात जो आपने रखी थी कि जीएसटी, क्योंकि मुझे लगता है जीएसटी के पर उस पर जाएंगे बहुत लंबी बहस हो जाएगी, उसको यहीं पर खत्म करना होगा। मैं सिर्फ एक बात आपने जो कहा उस पर मैं एक बात आखिर में जोड़ देना चाहता हूं। उसी सिलसिले में आपने कहा कि मुकम्मल डेटा कैसे मिले, आंकड़ा कैसे मिले, इस पर काम करना होगा। मई 2017 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में इस सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था, ये बताने के लिए, पता करने के लिए कि इस देश में कैसे एक मुकम्मल डेटा बनाया जा सके, प्रोसेस किया जा सके, जुटाया जा सके, ताकि बेरोजगारी के बारे में सही सही आंकड़ा और सही सही आकलन हम लगा पाएं। आपको बता दूं मैं कि 30 अगस्त 2017 को इसकी अंतिम रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय में जमा कर दी गई थी और 2019 आ गया है, अभी तक उस रिपोर्ट पर क्या हुआ हमें नहीं मालूम। तो ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते, हम करना चाहते हैं कि नहीं, सवाल यह है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय हमारे पास इतना ही था, मैं सब बाकी जो 2 गेस्ट हैं उनके पास आना चाहता था लेकिन समय की इजाजत नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि तरीके हैं, लोग भी हैं और एक निश्चित व्यवस्था भी है। सवाल यह है कि आप करना क्या चाहते हैं। यह सवाल सरकार से कि पर अभी बना रहेगा, क्योंकि एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने कि सरकार की नीयत पे और सरकार के कामकाज के तरीके पर गहरा सवाल पैदा कर दिया है। आज बहस में इतना ही। आप बने रहिए नेशनल वॉइस के साथ, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।